हेलो स्टूडेंट। अब जैसे व्याकरण विभाग दिया है और व्याकरण विभाग में जैसे सबसे पहले आपको वर्ण वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े किए जाए या इसे विभाजित किया जाए तो जैसे हमने इसे विभाजित कर लिया, वर्णमाला को विभाजित कर लिया, उसके टुकड़े कर लिए, तो वर्णमाला जैसे किसे कहते हैं? भाषा की मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन वर्णमाला के जैसे वर्णों के दो भेद होते हैं। अब स्वर कितने हैं? 13 और व्यंजन है 33। 33 व्यंजन है और स्वर है 13, और किसी किसी किताब में जैसे 11 भी स्वर बताए गए हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे स्वर अपना उच्चारण खुद कर सकते हैं। वैसे ही हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर बताए गए हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने स्वर बताए गए हैं? 13। और कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा, ये 13 स्वर बताए गए हैं। अब व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय उन्हें क्या होता है कि स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो वैसे मैंने आपके इसके पहले बोला कि 11 भी स्वर है और 13 भी स्वर माने गए हैं। वैसे ही यहाँ पे कितने स्वर दिखाई दे रहे हैं? 36 व्यंजन है। वैसे ही श, ज्ञ, त्र और श ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं, इन्हें गिना नहीं जाता। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं कि जैसे यहाँ पे जैसे बना है क प्लस श, फिर बना है क्षत्रिय का श, ज प्लस त्र ज्ञानदेव का ज्ञ, त प्लस र तो त्र, और श प्लस र तो श्री राम का श। अब व्यंजन बताए गए हैं। अब व्यंजन है क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में किया जाता है। अब स्वर जैसे है, यहाँ पे स्वर बताए हैं और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग ये भी बताए हैं। अनुस्वार यानी जैसे जो बिंदु आता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और जहाँ पे यानी जैसे बिंदु यानी चंद्र बिंदु दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैसे अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। विसर्ग, विसर्ग यानी जो दो बिंदु आ रहे हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। जो दो बिंदु आ रहे हैं उसे विसर्ग कहते हैं। अब ऐसे ही अब विशेष हिंदी भाषा में नुक्ते वाले जैसे ड के नीचे बिंदु और ढ के वर्ण के नीचे बिंदु प्रयोग किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि इनका प्रयोग सदैव शब्दों के बीच में ही किया जाता है।
जैसे लड़का, पढ़ना, किसी भी शब्द के आरंभ में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वर्ण विच्छेद यानी जैसे वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद यानी किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखना। यानी वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है? किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखना, उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे है भारत, भारत बताया गया है। भ हलंत प्लस आ, र हलंत प्लस अ, त हलंत प्लस अ। वैसे ही सुगम, स हलंत प्लस उ, ग हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ। महाराष्ट्र, म हलंत प्लस अ, ह हलंत प्लस आ, र हलंत प्लस आ। षटकोण का श हलंत प्लस ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। शिवाजी, श हलंत छोटी वाली व हलंत आ, ज हलंत और बड़ी वाली ही, बड़ी वाली ई। स्वतंत्रता, स हलंत प्लस व हलंत प्लस अ, त हलंत प्लस अम, त हलंत क्योंकि त्र लिया है तो त और र के मेल से त्र बनता है। फिर उसके बाद अ, त हलंत और आ। अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लक्कड़हारा, निर्भरता, सावित्री, तो ये आशावान, जैसे ये एग्जाम्पल दिए हैं। ये आपकी किताब की हर एक लेसन के ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल बताते समय या लिखते समय इतना ध्यान रखना है कि हम किस तरह इसका वर्ण विच्छेद। अब लक्कड़हारा है, ल हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस अ, ड हलंत प्लस अ और ह हलंत प्लस आ, र हलंत प्लस आ। निर्भरता, न हलंत छोटी वाली ई, फिर र हलंत क्योंकि वहाँ पे भ पर र की रफायर आई हुई है, फिर भ हलंत फिर अ, फिर से र हलंत फिर अ, त हलंत फिर आ। तो ये जैसे वर्ण विच्छेद बताए गए हैं। अब यहाँ पे संज्ञाएं दी हुई है। अब संज्ञाएं 5 प्रकार की है। आपको ये इसके पहले भी मैंने बताया है कि संज्ञाएं 5 प्रकार की है। और वाक्य में जैसे किसी भी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि नामों को हम संज्ञा कहते हैं। वैसे देखा जाए तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपको अभी जैसे आपको ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सावित्री, सुभाष, लक्ष्मण किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराएगा, उसे क्या कहा जाता है? जाति। दीप, बच्चा, पुत्री, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल बताए गए हैं। वैसे ही भाववाचक संज्ञा, किसी भी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे उजाला, सर्दी, अनुभव आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें दूध, पानी, सोना आदि चीजें इसमें आएगी। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराएगा, उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक। जैसे सेना, दल, भीड़, गुच्छा आदि। अब यहाँ पे कृति स्वाध्याय दिए हुए हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखना है। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, आपको उसको सही इसमें लिखना है। अब संज्ञा के साथ साथ आपको ये भी लिखना है
कि यहाँ पे किस जाति का किस तरह से बोध हो रहा है, यानी आपको ये भी लिखना है यहाँ पे किस तरह किस जाति का बोध हो रहा है। अब बोध होते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक में कौन सी संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में, भाववाचक में, समूहवाचक में और द्रव्यवाचक में। तो इससे क्या होगा कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी कि हम किस तरह कौन सी संज्ञा लिखेंगे। अब जैसे देखा जाए तो दीप क्या है, जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद अंधेरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा और सेना समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे आपको संज्ञाएं लिखनी है और संज्ञा के प्रकार भी यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो जैसे आपको संज्ञा, वर्णमाला, ये व्याकरण का पार्ट आपको रहेगा जो आपके पेज नंबर 43 पे बताया गया है। साथ में आपको जो स्वाध्याय से रिलेटेड वर्क मिल रहा है उसे भी आपको नोटबुक में करना है।